5 मई 2022। माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट आवर्त सारणी में 13वें वर्ग से और 18वें वर्ग तक रखे गए हैं। आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स हैं वो SPDF ब्लॉक्स के आधार पर उनको हम वर्गीकृत करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट पहले और दूसरे वर्ग में रखे गए हैं, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट तीसरे से लेकर और 12वें वर्ग तक रखे गए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट 13वें से लेकर और 18वें वर्ग तक रखे गए हैं, जबकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो कि पीरियोडिक टेबल के ठीक नीचे की तरफ उनको व्यवस्थित किया गया है, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो पहला तत्व है वो बोरोन है और 13वें वर्ग में पहला ये तत्व है। जनरली क्या है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स धात्विक प्रकृति के होते हैं, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं और अपचायक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर और धनायन बनाते हैं। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो कहलाते हैं जिनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट में जाता है। ऐसे तत्वों को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। प्रकृति में अधिकांश ये धात्विक प्रकृति के होते हैं, जबकि जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनमें विविधता पाई जाती है। इनमें जैसे कि जो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो एस ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में अधिक होता है, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं हैं, जबकि ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं ये एलिमेंट्स। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी प्रकृति में ये अधात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी आसानी से ऋणायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी आसानी से इनका अपचयन हो जाता है और ये ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के होते हैं। सामने वाले को ये आसानी से ऑक्सीकृत कर देते हैं। अब 13वें वर्ग में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुनियम ये है, तो इस वर्ग को हम बोरोन वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला वर्ग में पहला तत्व है वो बोरोन है। इसी तरह से 14वें वर्ग में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम ये 14वें वर्ग में है। पहला तत्व इसका कार्बन है, इसलिए इसको कार्बन वर्ग भी कह देते हैं। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2Np126 होता है, यानी पी ब्लॉक में 1 से लेकर के 6 तक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी हिसाब से उसी तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1s2 2s2 2p5, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2p5 यानी 17वें वर्ग में इसको रखा गया है और n बराबर 2 है, यानी ये दूसरे आवर्त का तत्व है। तो इस तरीके से हम n और p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस आधार पे हम इनकी स्थिति का जो आवर्त सारणी में स्थिति का आसानी से जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे कि हम इनके कुछ गुणों के बारे में हम डिस्कशन करें, तो
जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वृद्धि होती है। तो ऋणायन और धनायन की साथ में वृद्धि तो होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो प्रोटॉन है उसका प्रभाव कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, जिसको कि हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो बोरॉन से लेकर के फ्लोरीन तक हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली बढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बोरॉन से फ्लोरीन तक जाने पर जो इनका आकार है, परमाणु आकार, वो कम होता जाता है। जबकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, कोशों की संख्या बढ़ती है। तो कोशों की संख्या बढ़ने के कारण इनका आकार बढ़ता है। यानी जो श्रेणी या आवर्त में हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो आकार कम होता है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में आकार बढ़ता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, जिसकी इकाई किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल होती है। अब हम जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है, जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि दूसरा जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक धनायन से निकालते हैं, जबकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उस पर जिस आयन से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उस पर +2 चार्ज है, इसलिए उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमको कंपैरेटिवली अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि विद्युत ऋणता में क्या होता है कि किसी सहसंयोजक बंध वाले यौगिक में किसी परमाणु द्वारा साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। यानी जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं कोवलेंट बॉन्ड में, उसको वह अपनी ओर कितनी क्षमता से आकर्षित कर सकता है, वो ही क्षमता उस एलिमेंट की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक जो विद्युत ऋणता होती है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ही होती है। खासकर जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, इनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता संपूर्ण आवर्त सारणी में अधिकतम होती है। अब हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिक होती है, विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है, यानी ये एक आधात्विक प्रवृत्ति का होता है। इसीलिए क्या होता है कि ये आसानी से ऋणायन बना लेते हैं। इनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। धनायन बनाने के लिए अधिक सामने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक विद्युत ऋणी प्रवृत्ति का होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा मुक्त होगी, यानी रिलीज होगी। तो यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी मुक्त होती है। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो यानी जैसे कि एक परमाणु है, गैसियस अवस्था में है, अगर मान लीजिए कोई परमाणु सॉलिड फेज में है तो उसको पहले गैसियस फेज में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम यदि जोड़ते हैं तो कितनी ऊर्जा उसमें निकलती है, वही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। इसका जो मात्रक या यूनिट होती है वो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसी की तरह होती है, यानी
किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल, और यदि परमाणुक कंडीशन में है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल पर एटम में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें क्या होता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, विद्युतणता कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अब जो 18वें वर्ग में नोबेल गैसेस को रखा गया है, यानी ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं, यानी इनके आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा। और एक होता है कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये कंपैरेटिवली अधिक स्थायी होती है। तो यदि मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, उसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि नाइट्रोजन वर्ग में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। जैसे कि हम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन तक हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो ऑक्सीजन की अधिक होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि इसकी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बंधुता यदि हम देखें तो नाइट्रोजन जो है या फास्फोरस है, इनमें क्या होता है कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रवृत्ति कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है। तो जबकि 18वें वर्ग में फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रवृत्ति ये बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। नमस्कार।